हेलो, आज हम पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, इसको राजस्व भी कहते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि सरकार का क्या खर्चा है, क्या क्या आय है, आय और व्यय। सरकार किस तरह से अपने बजट को सामाजिक समायोजित करती है। और बजट से मतलब सरकार का आय और व्यय से होता है। सरकार कितना आय कमाती है और वो कहाँ कहाँ से कमाती है, इसका अध्ययन हम सार्वजनिक वित्त में करते हैं। और सरकार व्यय करती है तो किन किन क्षेत्रों पे व्यय करती है, कहाँ कहाँ व्यय करती है। जैसे वो रोजगारी बेरोजगारी भत्ता देती है, या पुल बनवाती है, सड़क बनवाती है। तो बहुत सारे उसके खर्चे होते हैं जिस पे वो व्यय करती है। तो इसका हम डिटेल में अध्ययन सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत करते हैं। फिर होता है सार्वजनिक आय। उसको आय मिलते हैं टैक्स से, फाइन से, फीस से उसको आय मिलते हैं। तो ये राजस्व के अंतर्गत आते हैं। राजस्व मतलब जैसे किसी एक व्यक्ति का पूरा आय व्यय का लेखा जोखा होता है कि उसके आय कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और किस किस चीज़ों पे व्यय हो रहा है उस घर का। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट का एक पूरा बजट होता है, और उसके अंतर्गत हम उसके बजट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उसको आय मिलेंगे, कहाँ कहाँ से उसको पैसे मिलेंगे और कहाँ कहाँ पैसे वो खर्च करेंगे। तो इन चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त के अंतर्गत आता है। और इन चीज़ों का हम इसमें एक इंट्रोडक्शन के रूप में एक पूरा जो भूमिका है उसके रूप में इस वीडियो में समझेंगे कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है पब्लिक फाइनेंस का, और पब्लिक फाइनेंस की परिभाषाएं क्या है, और पब्लिक फाइनेंस में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। इन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, और आगे के वीडियोज़ में हम पूरे पब्लिक फाइनेंस में एक एक करके कवर करते जाएंगे, जो आपको अब तक पहुंचता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पहले वीडियो मिल जाएगा, जैसे हम बनाएंगे आपको वीडियो पहुंच जाएगा। और पूरे इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम पूरे डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, एक एक कंसेप्ट पे पूरे डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। ये नहीं कि 5 मिनट का, 2 मिनट का। बहुत सारे वीडियो देखा जाता है कि 5 मिनट का रहता है, 10 मिनट का रहता है, और पूरे कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को या पूरे आउटपुट प्रोडक्शन के कंसेप्ट को समझा देते हैं। ये नॉट पॉसिबल कि आप 10 मिनट में प्रोडक्शन या कॉस्ट के कंसेप्ट को समझा सकें। तो इसीलिए हमने जो भी वीडियो बनाए हैं पूरे डिटेल में बनाए हैं। मैक्सिमम वीडियो आधे घंटे के आसपास के हैं, और कुछ एक वीडियो 1 घंटे से ऊपर के हैं। तो उसको आप यदि डिटेल में समझना चाहते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं जो एक कॉन्सेप्ट को समझ लेने से आपको पूरा वो मिल जाता है। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि इकोनॉमिक्स को यदि ठीक से समझना है तो लॉन्ग वीडियो देखने की आदत डालिए, यदि आप सीरियसली उसको पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो। अदरवाइज टाइम पास करना है, कुछ करना नहीं है तो बहुत सारी वीडियो घूमते रहते हैं यूट्यूब पे, तो आप उसको देखते रहिए। तो लेट्स सी कि इस वीडियो में क्या है। चलिए हम देखते हैं। इंग्लिश में इसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनीशंस पढ़ेंगे। लोक वित्त की विषय वस्तु क्या है या क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त का महत्व क्या है, इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स में क्या होता है और इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, आसान भाषा में बिल्कुल। अर्थ एवं परिभाषा। तो पब्लिक फाइनेंस का अर्थ क्या है? पब्लिक फाइनेंस का सीधा मतलब है राजस्व से। लोक वित्त, इसको हिंदी में लोक वित्त कहेंगे, या सार्वजनिक वित्त या राजस्व। यह सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति का कुछ कुछ आय होता है, कुछ व्यय होता है, चाहे वो मजदूर हो या वो देश का अंबानी हो। हर व्यक्ति का एक बजट होता है जिसमें उसका आय होता है, और उसी आय के अनुरूप वह अपना व्यय समायोजित करता है, अपना व्यय करता है, खर्चा करता है। तो इसी को हम आय व्यय कहते हैं।
आय व्यय का अध्ययन कहते हैं। तो इस क्रियाकलाप का जब गवर्नमेंट करती है इस क्रियाकलाप को, तो उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक होती है, लोग लोग ही सरकार होते हैं, क्योंकि लोग ही गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या आय अर्जित किया गया और क्या व्यय किया गया, किस पे व्यय किया गया, इसका जब अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। यह दो शब्दों से बना हुआ है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक मतलब होती है जनता, देश की जनता, लोग, फाइनेंस मतलब होता है वित्त, रुपया पैसा। तो पब्लिक फाइनेंस यानी कि जनता का वित्त। तो इसका अर्थ हुआ कि पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त जिसमें सरकार के द्वारा किए गए आय व्यय का लेखा जोखा हो। जब सरकार द्वारा आय व्यय किया जाता है तो उसका जब हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त। इसके दो तीन नाम है, राजस्व, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त, और इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको कैसे डिफाइन किया, कैसे इसका परिभाषा दिया, इसको देख लीजिए। फिंडले सिराज ने कहा है कि सार्वजनिक वित्त सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली आय तथा उसके व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन है। यानी सार्वजनिक वित्त सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली आय और उसके व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन करता है सार्वजनिक वित्त। डाल्टन क्या कहते हैं, सार्वजनिक वित्त ऐसा विषय है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से किए गए आय व्यय का अध्ययन करता है। अर्थात ये दोनों अर्थशास्त्री, फिंडले सिराज और डाल्टन, दोनों अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि सार्वजनिक अधिकार, जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही आय का संकलन किया जाता है विभिन्न मदों में। जैसे कहीं फाइन लगाया गया या कहीं कोई सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं तो कुछ प्रमाण पत्र डीएल बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी कुछ फीस जमा की जाती है, या कहीं सरकारी दफ्तर में एडमिशन लेते हैं, सरकारी संस्था में एडमिशन लेते हैं तो उसका फीस जमा करते हैं तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कर लगाती है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। ये सब आय अर्जित किया जाता है, तो ये सरकारी अधिकारियों के पास आता है और फिर इसका व्यय किया जाता है विभिन्न खर्चों पे। सड़क बनाया गया, बिजली बनाया गया, किसी को मदद दिया गया, भत्ता दिया गया, तो ये सब खर्चे होते हैं जो अधिकारी करते हैं, सरकार के कर्मचारी करते हैं। तो ये उनके इन क्रियाकलापों का अध्ययन ही सार्वजनिक वित्त है। तो इससे अब धीरे धीरे आपको साफ हो जाएगा कि सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस क्या है। लुट्ज ने एक परिभाषा दिया है, लोक वित्त उन साधनों की व्यवस्था है, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है जिनकी सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। लोक वित्त उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा, वितरण का अध्ययन करता है जिनकी सार्वजनिक अथवा सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो इनका परिभाषा काफी बैलेंस्ड है, इसमें सभी चीजों को इन्होंने शामिल किया है। साधनों की व्यवस्था करना, फिर उनकी सुरक्षा करना और उनका फिर वितरण करना, किस प्रकार से वितरण, यानी कि आय और व्यय, ये दोनों चीजों इसमें शामिल करते हुए इन्होंने सुरक्षा को भी महत्व दिया है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोक वित्त मूल रूप से सरकारों के आय व्यय से संबंधित है। बस इतना आपने याद रखना है इसका अर्थ परिभाषा में, कि सरकारों के आय व्यय से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्रीय, सरकारों का अर्थ क्या है, तो केंद्रीय सरकार, प्रांतीय या राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जैसे स्थानीय सरकार में हो गया नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका भी आय अर्जित करती है और उसको व्यय करती है। सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण, वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अर्थ एवं परिभाषा है। आई होप कि आपको इसका मीनिंग, पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लोक वित्त की विषय वस्तु क्या है, क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है इसका, मतलब लोक वित्त में किन चीजों का अध्ययन करते हैं, लोक वित्त में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसको हम शामिल करते हैं, इसी को हम कहते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। लोक वित्त में एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का अध्ययन किया जाता है, सार्वजनिक व्यय
पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर लोक व्यय से आपको सबसे ही स्पष्ट है कि लोक व्यय यानी कि सरकार के द्वारा किया गया व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वो जनता का पैसा होता है, जनता के ऊपर व्यय किया जाता है, इसलिए इसको सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि गवर्नमेंट किस प्रकार से व्यय करती है और किन किन मदों पर व्यय कर रही है, क्या वो उचित है अनुचित है, कितना व्यय करना चाहिए गवर्नमेंट को, सड़क पे कितना व्यय करना चाहिए, किसी को बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो बेरोजगारी भत्ता कितना देना चाहिए। ठीक है। और आर्थिक सहायता या सुरक्षा पे कितना खर्च करना चाहिए, देश की सुरक्षा पे कितना खर्च करना चाहिए, शिक्षा पे कितना खर्च करना चाहिए, कितना गवर्नमेंट को व्यय करना चाहिए, चिकित्सा पे, स्वास्थ्य पे कितना खर्च करना चाहिए। तो ये सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं जो लोग संस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। और इस पे यह अध्ययन किया जाता है कि ये व्यय किस प्रकार से करना चाहिए और किन किन मदों पर करना चाहिए, इसका अध्ययन हम सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत करते हैं। यह लोक वित्त का एक क्षेत्र है, विषय वस्तु है। फिर सार्वजनिक आय, क्योंकि व्यय तभी होगा जब आय होगा, आय नहीं होगा तो व्यय भी नहीं होगा। तो सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि गवर्नमेंट को किन किन मदों से इनकम आ रहा है और उन मदों में कौन कौन से मदों में इनकम को बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से मदों को कम किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट को टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, फिर फीस गवर्नमेंट को मिलता है, फाइन गवर्नमेंट को मिलता है, से गवर्नमेंट को लगाता है, फिर ऐड कहीं से मिल गया, सहायता कहीं से मिल गया किसी देश से, WTO से या वर्ल्ड बैंक से मिल गया। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है सार्वजनिक आय के अंतर्गत। सार्वजनिक आय में किन किन मदों से सार्वजनिक आय प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, और किन और ऐसे कौन से मद हैं जिनको क्रिएट किया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है कि उससे भी गवर्नमेंट को आय हो, क्योंकि गवर्नमेंट को आय होगा तभी वो गवर्नमेंट व्यय कर पाएगी, यानी कि सड़क बना पाएगी, मुआवजा दे पाएगी, लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया करा पाएगी। तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर के महत्वपूर्ण है। फिर सार्वजनिक ऋण क्या होता है? पब्लिक डेब्ट। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण गवर्नमेंट कर्ज भी लेती है, जैसे कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, बिल्कुल उसी तरह से गवर्नमेंट भी चलती है जिस प्रकार से कोई परिवार चलता है, परिवार की आर्थिक क्रियाकलाप चलते हैं, आय और व्यय चलते हैं, उसी प्रकार से गवर्नमेंट का भी बजट होता है और वो उसी बजट के हिसाब से चलती है। तो जैसे व्यक्ति को ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ जाता है, वैसे गवर्नमेंट भी कर्ज लेती है, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक ऋण, क्योंकि वो लोगों के ही ऊपर पड़ता है, लोगों का ही कर्ज कहलाता है। तो ये कर्ज गवर्नमेंट को के क्या क्या कर्ज के स्रोत हैं, जैसे गवर्नमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से कर्ज लेती है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है, RBI से कर्ज लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेती है, लोगों से लेती है, पब्लिक डेब्ट कहते हैं। लोगों को सार्वजनिक ऋण, लोगों से जब कर्ज लिया जाता है, लोगों के लिए जब पत्र जारी करती है गवर्नमेंट, प्रतिभूति पत्र जारी करती है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट कहती है कि हम इतना ब्याज देंगे, तो लोग उसको खरीदते हैं, तो भी पब्लिक डेब्ट में आता है। तो ये इतने तरह के स्रोत हैं गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट कर्ज लेती है और इससे अपने आय को सृजित करती है, खर्चे को पूरा करती है। कई बार आप लोग सोचते होंगे डेफिसिट डेफिसिट फाइनेंस करती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। डेफिसिट फाइनेंस, इसको कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था सबसे आखिरी गवर्नमेंट की उम्मीद होती है। गवर्नमेंट RBI से कर्ज लेती है, उससे भी जब नहीं पूरा होता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट नोट छापकर अपने घाटे को पूरा करती है, और ये कार्य सिर्फ गवर्नमेंट की, ये सुविधा केवल गवर्नमेंट को मिलती है, किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है। कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो फिर वो जेल में होगा। तो डेफिसिट फाइनेंस, घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी कि ये सबसे बड़ा घाटा होता है देश के लिए, जब गवर्नमेंट को नोट छापना पड़े अपने घाटे को पूरा करने के लिए। तो ये इतने तरह के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत।
और ये देखा जाता है कि इसमें कौन कौन से इनका अध्ययन किया जाता है, और ये देखा जाता है कि और कौन से स्रोत हैं जिससे गवर्नमेंट की आय को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि व्यक्ति अपने आय को कहाँ कहाँ से बढ़ा सकता है, कौन कौन से स्रोत हैं, तो तमाम तरह के क्रियाकलापों को अंजाम देता है अपने आय को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसी प्रकार गवर्नमेंट भी यही कार्य करती है, वो देखती है कि कहाँ कहाँ से इनकम। अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, फिर और कहीं टैक्स लगा देती है, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट के ऋण के लिए। तो ये सार्वजनिक ऋण का अध्ययन किया जाता है। वित्तीय प्रशासन, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम गवर्नमेंट के बजट का अध्ययन करते हैं। बजट की पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बजट पास करना, बजट बनाना, बजट को घाटे में बनाना या सरप्लस में बनाना। तो इस तरह से वित्तीय प्रशासन में बजट का पूरे प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। बजट में क्या क्या आय कहाँ से आएगा, व्यय कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें आप बजट देखते हैं तो उसमें आपको बताया ही जाता है। अभी फरवरी में लास्ट डे में बजट पेश किया जाएगा। तो इन पूरी प्रक्रिया का जब अध्ययन किया जाता है तो वो वित्तीय प्रशासन कहलाता है। क्योंकि इसमें बजट कैसे बनाएं और बजट में किन किन बिंदुओं पर हम आय कहाँ से लाएं और व्यय किस पे करें, ये सारे चीज़ों को समाहित किया जाता है। और बजट की को कैसे पास कराना है, बजट को कैसे लागू करना है हमें, क्योंकि बजट में आय उत्पन्न करने के भी साधन होते हैं और व्यय करने के पहलू भी होते हैं। तो इनको हम कैसे लागू करेंगे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम वित्तीय प्रशासन कहलाता है जब उनका अध्ययन करते हैं। तो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, राजकोषीय या वित्तीय नीति क्या कहलाती है, इसको हम फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं। नाम आप बार बार सुनते होंगे, फिजिकल पॉलिसी या वित्तीय फाइनेंस पॉलिसी, वित्तीय नीति। फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट तमाम तरह की पॉलिसी अपनाती है। टैक्स पॉलिसी, टैक्स किस प्रकार से लगाना है ना। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, व्यय कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों को, टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, कितना टैक्स रखना ठीक रहेगा, है ना। किस ऑफिस में जैसे स्कूल का फीस कितना बढ़ा देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जब गवर्नमेंट को लगता है कि अ, नशा को रोकना है तो गवर्नमेंट शराब पे, सिगरेट पे टैक्स को बढ़ा देती है, ठीक है। तो इस तरह की जब पॉलिसी चलती है गवर्नमेंट, तो इसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, प्राइसेस क्या हो रही है, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, तो इसके लिए वो क्या करेगी, अ, इसके लिए वो टैक्स को बढ़ा देगी। टैक्स को बढ़ा देगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगी तो डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो प्राइस वस्तु की ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। तो इस तरह की नीतियां अपनाती है गवर्नमेंट, जिसमें सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सभी चीजों को शामिल किया जाता है। तो इसको हम राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो ये थे 5 मुख्य क्षेत्र जो लोक वित्त के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। सार्वजनिक वित्त की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, सार्वजनिक वित्त की प्रकृति में कुछ कंट्राडिक्शन है। कुछ अर्थार्थी मानते हैं कि यह केवल विज्ञान है, कुछ अर्थार्थी मानते हैं कि यह केवल कला है। और विज्ञान में भी ये वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है। यह विवाद का विषय रहता है। तो यदि ओवरऑल हम इसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि वास्तविक विज्ञान, जैसे विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में किसी अ, वस्तु का क्रमबद्ध और अ, व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त में भी ऐसा होता है, चीजों को व्यवस्थित रूप से किया जाता है और उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये विज्ञान है। विज्ञान में भी वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। तो ये वास्तविक विज्ञान का अर्थ क्या होता है ये जान लेना जरूरी है। वास्तविक विज्ञान क्या है बताता है, जो वस्तु स्थिति है उसको बता देगा। जैसे वास्तविक विज्ञान बता देगा कि यह टैक्स बढ़ेगा, वास्तविक विज्ञान बता देगा कि टैक्स बढ़ेगा, तो
प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कम होगा, इसके कारण डिमांड कम होगा। ये वास्तविक विज्ञान है। आदर्श विज्ञान बताता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो वो आदर्श विज्ञान बताएगा। वह आदर्श विज्ञान कहता है कि प्राइसेस प्राइसेस एक लिमिट में होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए जिससे कि, ठीक है, टैक्स टैक्स एक न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए। तो ये आदर्श विज्ञान बताता है, और ये इसको हम पब्लिक फाइनेंस में लागू भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो पब्लिक फाइनेंस है, वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें दोनों का अध्ययन करते हैं। और इस चीज को हम इसमें दिखाएं, इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें ये कहा था कि वास्तविक विज्ञान का संबंध क्या से है, और क्या है से है, जबकि आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए से है। सार्वजनिक वित्त वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है, क्योंकि सार्वजनिक वित्त के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि कर कितनी मात्रा में लगाए जाने चाहिए, यह सार्वजनिक वित्त बताता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान दोनों है। प्लस क्या सार्वजनिक वित्त एक कला है? तो हाँ, यह एक कला है, क्योंकि सार्वजनिक वित्त राजस्व नीति द्वारा सरकार की आय व्यय संबंधी ज्ञान का प्रयोग पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, आर्थिक विकास, कीमत स्थिरता आदि उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर प्रगतिशील दर पर लगाए जाते हैं। कर लगाने की क्रिया निश्चित रूप से एक कला है, और बजट बनाना भी स्वयं एक कला है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त का अध्ययन कई व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है, अतः सार्वजनिक वित्त एक कला भी है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है सार्वजनिक वित्त विज्ञान एवं कला दोनों ही है, क्योंकि इसमें चीजों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, और आ, इसको इस प्रकार से लागू किया जाता है कि लोगों का कल्याण, अधिक से अधिक कल्याण हो। इसलिए इसको हम कला भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार सार्वजनिक वित्त विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और कला में भी यह वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। तो यह सार्वजनिक वित्त की प्रकृति थी, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस था, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसका नेचर आदर्श विज्ञान है और वास्तविक विज्ञान भी है, और यह एक कला भी है सार्वजनिक वित्त। तो जिसमें हम यह लिख सकते हैं, यदि एग्जाम में पूछता है कि इसकी प्रकृति की व्याख्या करें, तो आप इस को पढ़ करके और व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, लोक वित्त का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है, क्यों हम पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन करें, और इसके अंतर्गत क्यों पब्लिक फाइनेंस जरूरी है, इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला, आर्थिक स्थिरता। लोक वित्त के अंतर्गत आर्थिक स्थिरता जरूरी है। इसका महत्व तब से बढ़ गया जब से केन्स का द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आया 1936 में। हमने केन्स का जब थ्योरी पढ़ा था, खासकर केन्स के थ्योरी में जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा और समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ा, तो उसमें भी हमने इसका जिक्र किया। और आगे भी केन्स का जब थ्योरी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसमें भी उनका जिक्र आएगा। तो 1936 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रकाशित किया, और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को आर्थिक क्रियाकलाप करने चाहिए, क्योंकि जब एडम स्मिथ 18वीं शताब्दी में, और खासकर 1776 में जब उनका एक किताब पब्लिश हुआ, वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मार्केट में, और आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को केवल पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा आदि पे ही ध्यान देना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था फ्री छोड़ देना चाहिए, लोग अपना करते रहें। तो इस सिद्धांत को उन्होंने लेजर्स फेयर का सिद्धांत दिया, कि अहस्तक्षेप की नीति जिसको कहते हैं। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, पूरा इस पे ध्यान दिया कि अहस्तक्षेप की नीति गवर्नमेंट को रखनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट को कोई मार्केट में इंटरफेयर नहीं करे। कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, लोगों के आय बढ़ते हैं, घटते हैं, उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा, इस चीजों पर गवर्नमेंट को फोकस ही नहीं करना चाहिए। इन चीजों को फ्री छोड़ देना चाहिए लोगों के हाथ में। लेकिन इस सिद्धांत को पहली बार धक्का मिला जब कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्स और उनके समकक्ष जो अर्थशास्त्री थे, वो आए।
उन्होंने इस चीज को तोड़ दिया, क्योंकि ये जो लेजेस फेयर का जो नीति था, हस्तक्षेप की नीति थी, इसने कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। कैपिटलिस्ट पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, ये गलत है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट खतरा है समाज के लिए, और गवर्नमेंट को इसमें रोल निभाना चाहिए, नहीं तो जो मजदूर है वो तहस नहस कर देगा और तख्ता पलट कर देगा, जो रूस में हुआ, जो चीन में हुआ। तो इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो व्याख्या किया किन्स ने कहा कि गवर्नमेंट को जब 1930 में महामंदी आई थी, भयंकर मंदी पूरे विश्व में आई थी, जिसमें बेरोजगारी भयंकर बढ़ रही थी, लोगों के आय खत्म हो रहे थे, लोगों के पास पैसे ही नहीं, जेब में पैसे ही नहीं रह रहे थे, तो वो मार्केट में डिमांड नहीं कर रहे थे। तब जो एडम स्मिथ का नीति था वो फेल हो गया। तो किन्स ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को भी आय व्यय का रोल निभाना चाहिए और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी संस्था है जो लाभ हानि पर कार्य नहीं करती है, और निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति लाभ हानि पर कार्य करता है। तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं तो गड्ढा खुदवाए, उसको भरवाए और लोगों को पैसे दे, लोगों की जेब में पैसे जाएंगे तो मार्केट में जाएंगे। हालांकि यह इनका सिद्धांत विकसित देशों पर ज्यादा प्रभावी था। तो इसलिए तब से गवर्नमेंट का महत्व बढ़ गया, और लोक वित्त जिसको कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ गए। गवर्नमेंट भी पैसा अर्जित करने, यानी कि आय अर्जित करने लगी, फिर उसका व्यय करने लगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट आर्थिक क्रियाकलापों में भागने लगी और ध्यान देने लगी। यदि कुछ मार्केट में दिक्कत होता है, कुछ उत्पादन कम होता है या प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है कि उसको हैंडल करे। तो गवर्नमेंट आर्थिक स्थिरता को जन्म देती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को निभाती है। गवर्नमेंट का काम होता है रोजगार में वृद्धि करे। यदि रोजगार कम है, बेरोजगार हैं लोग, तो ऐसे सुविधा बनाए गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट करे, लोगों को रोजगार दे, सड़क बनाने में और फैक्ट्री लगाने में गवर्नमेंट हाथ पटाए, या निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसी लाए जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो। तीव्र आर्थिक विकास की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हर साल बजट पेश करती है, और आरबीआई अपनी समीक्षा करती है, जिसमें वो पेश करती है कि हम इस साल इतना विकास दर रखेंगे, 6%, 8%, 10% विकास दर रखेंगे। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उत्पादन को बढ़ाए और ऐसी नीतियां लागू करे, इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करे जिससे कि आर्थिक विकास में वृद्धि हो, गरीबी या शिक्षा को दूर करे, और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करे। स्वास्थ्य, यहाँ पे हम स्वास्थ्य भी लिख देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करे जिससे कि देश का विकास हो। गरीबी है तो गरीबी को दूर करे, बेरोजगारी भत्ता दे, गरीबी के लिए काम करे। जो गरीबी रेखा से नीचे है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, लोग उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाले और अच्छी स्थिति में लाए। देश की रक्षा एवं नागरिकों की सुरक्षा भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि देश के नागरिकों को सुरक्षा मिलना चाहिए, ताकि वो उत्पादन में अपना योगदान दे सकें और उत्पादन कर सकें। तो ये लोक वित्त के महत्व थे, जिनको कुछ पॉइंट्स में हमने यहाँ पे रखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आगे भी इस वीडियो को, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। एनईपी पे ये सारे वीडियो बनाए गए हैं और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे।